हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSE एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड ISO 9001 2015 के बारे में सीखने जा रहे हैं। जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ISO 9001 एक जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो किसी भी इंडस्ट्री पर अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस इंडस्ट्री में, यह स्टैंडर्ड आप पर अप्लाई हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बोटल्स या पेन तैयार कर रहे हैं या आप होटलिंग बिजनेस में हैं या स्कूल चला रहे हैं तो ISO 9001 2015 का एप्लीकेशन हर तरह की सनत पर हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल स्टैंडर्ड है। जब हम ISO की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला एब्रीविएशन है, जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला एक आला इदारा है। 9001 सीरीज़ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए स्पेसिफिक है और 2015 इस साल को रिप्रेजेंट करता है जब यह स्टैंडर्ड जारी किया गया था। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। फ़र्ज़ करें एक कंपनी है जिसके कुछ गोल्स और एक विज़न है। वो अपने इन गोल्स को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई कंपनी बगैर किसी सिस्टम के काम कर रही है तो वो अपने गोल्स हासिल नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ अगर एक कंपनी के पास कोई सिस्टम तो है लेकिन कोई वाज़िया मकसद यानी गोल नहीं है तो वो कंपनी भी कामयाब नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी के लिए कामयाबी हासिल करने के लिए एक क्लियर गोल्स या टारगेट और एक इफ़ेक्टिव सिस्टम दोनों का होना ज़रूरी है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS कंपनी को इसके टारगेट को अचीव करने में मदद फराहम करता है। ISO 9001 2015 का मकसद यही है कि एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद दे। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बेनिफिट। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद फराहम करता है, जैसा कि प्रोसेस को डिफ़ाइन करना, बेहतर बनाना और कंट्रोल करना, वेस्ट को कम करना, मिस्टेक्स की रोकथाम करना, कॉस्ट को कम करना, फिर ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और इनको आसान बनाना, वर्कर को इंगेज करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्लियर डायरेक्शन को डिटरमाइन करना ताकि तमाम पर्सनस के लिए एक क्लियर स्ट्रेटजी हो। फिर मुसलसल बेहतर रिजल्ट फ्राहम करने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को यकीनी बनाना, चाहे वो कंपनी के अंदर हो, सप्लायर के साथ हो या फिर कस्टमर के साथ हो। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज, स्टेबल और ड्यूरेबल बनाता है, जहां पर हर पर्सन को अपने कैरेक्टर और क्वालिटी के बारे में मुकम्मल आगाही होती है। इसके ज़रिए बिजनेस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को बरकरार रखा जा सकता है। ओवरऑल ये कि QMS एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन की बेस बनता है और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के सफ़र में मदद फराहम करता है। ISO 9001 2015 की टोटल 10 क्लॉजेस हैं। मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में टोटल 10 क्लॉजेस शामिल हैं। पहले की जो 3 क्लॉजेस हैं वो नॉन ऑडिटेबल हैं, जिनमें शामिल है स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस और टर्म्स एंड डेफिनेशन, जबकि चौथी से 10वीं जो क्लॉजेस हैं वो ऑडिटेबल हैं, जिनमें शामिल है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट। अगर हम ISO 9001 के 2015 वर्जन का 2008 वर्जन से कंपैरिजन करें तो पुराने मॉडल में टोटल 8 क्लॉजेस थी, जबकि नए वर्जन में टोटल 10 क्लॉजेस शामिल की गई हैं। PDCA साइकिल और ISO 9001 2015। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम PDCA साइकिल पर बेस्ड है, जिसे डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने इंट्रोड्यूस कराया था। PDCA का मतलब है प्लान, डू, चेक, एक्ट। PDCA साइकिल ISO 9001 2015 के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम की गई है। जैसे प्लान, इसमें 4 क्लॉजेस शामिल हैं: कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग और सपोर्ट। फिर डू पार्ट में सबसे बड़ी क्लॉज नंबर 8 शामिल है, जो कि ऑपरेशन से मुतल्लिक है। चेक, ये फेस क्लॉज नंबर 9 पर मुश्तमिल है, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से मुतल्लिक है, जिसमें इंटरनल ऑडिट और दीगर इवैल्यूएशन का अमल शामिल है। फिर PDCA साइकिल में एक्ट, ये फेस क्लॉज नंबर 10 पर मुश्तमिल है, जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है। ISO 9001 2015 7 बेसिक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर मबनी है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS को इफ़ेक्टिव तरीके से इन्फोर्स करने में मदद देता है।
पहला प्रिंसिपल जो है वो है कस्टमर फोकस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अहम चीज़ इसके कस्टमर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करेगी तो इसकी रेपुटेशन और मार्केट में सक्सेस के इम्कानात बढ़ जाएंगे। फिर जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है लीडरशिप। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि इसके लीडर्स क्लियर विजन और मिशन के साथ काम करें। लीडरशिप का बेसिक मकसद ये है कि वो तमाम वर्कर्स को एक कॉमन गोल की तरफ मतवज्जा करें और इन्हें सही डायरेक्शन फराहम करें। तीसरा प्रिंसिपल है इंगेजमेंट ऑफ पीपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके वर्कर्स सबसे कीमती एसेट होते हैं। अगर वर्कर्स को इनके काम में शामिल किया जाए, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडेड ओवर की जाएँ और इनके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव हो सकती है। फिर नंबर 4 प्रिंसिपल है प्रोसेस अप्रोच। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस की डिपेंडेंसी एक इफ़ेक्टिव और ऑर्गेनाइज तरीक़ाकार यानी प्रोसेस पर होता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने तमाम कामों को एक क्लियर और इंटीग्रेटेड प्रोसेस के ज़रिए करती है तो ये क्वालिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। फिर नंबर 5 प्रिंसिपल जो है वो है इम्प्रूवमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के प्रिंसिपल पर अमल करना चाहिए। आज की दुनिया में वही ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो सकती है जो वक्त के साथ साथ अपने प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज को बेहतर बनाए, जैसा कि नए आइडियाज़ और इनोवेशन को प्रमोट करना, परफॉर्मेंस को मुसलसल बेहतर बनाने के लिए एक्शंस लेना और जो खामियां हैं इनको दूर करने के लिए स्ट्रेटजी अपनाना। फिर नंबर 6 जो प्रिंसिपल है वो है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने फैसले दुरुस्त और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डाटा की बुनियाद पर करती हैं। किसी भी फैसले से पहले अवेलेबल इंफॉर्मेशन और एविडेंस का एनालिसिस ज़रूरी होता है ताकि गलत फैसलों से बचा जा सके। फिर नंबर 7 जो प्रिंसिपल है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इसके स्टेक होल्डर जैसे कि कस्टमर, सप्लायर्स, वर्कर्स और दीगर पार्टनर के साथ ताल्लुकात पर डिपेंड होती है। एक अच्छे रिलेशनशिप सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन क्वालिटी और कंपटीशन में बेहतरी आती है। ISO 9001:2015 के बेसिक प्रोसीजर में 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट या गियर्स शामिल होते हैं जो किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS को इफ़ेक्टिव तरीके से चलाने में मदद देते हैं, जिनमें है रिस्क बेस्ड थिंकिंग, PDCA साइकिल यानी प्लान डू चेक एक्ट, प्रोसेस अप्रोच। ये तीनों एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं और जब ये मिलकर काम करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी और सक्सेस हासिल करने में मदद मिलती है। चलें हर एक एलिमेंट को अब हम आसान अल्फाज में समझते हैं। जैसे रिस्क बेस्ड थिंकिंग। ISO 9001 में रिस्क बेस्ड थिंकिंग का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम के होने से पहले ही इसको पॉइंट आउट करके इसे रोका जाए, यानी बजाय इसके कि कोई खराबी पैदा हो और फिर इसको ठीक किया जाए तो पहले ही रिस्क का अंदाज़ा लगाया जाए और इनसे बचाव के इक़दामात यानी प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, जैसा कि पोटेंशियल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को कम या ख़त्म करने के लिए प्रिकॉशंस लेना और रिस्क मैनेजमेंट को बिजनेस जो प्रोसेस है उसका एक हिस्सा बनाना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक फैक्ट्री को मालूम हो कि ख़राब क्वालिटी के रॉ मटेरियल की वजह से इनके जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकती हैं तो वो पहले ही एक अच्छे सप्लायर को चूज़ करेगी और क्वालिटी चेकिंग का सिस्टम बेहतर बनाएगी ताकि कोई भी ख़राब प्रोडक्ट ना बने। फिर दूसरा जो है वो है PDCA यानी प्लान डू चेक एक्ट। PDCA साइकिल एक ऐसा प्रोसीजर है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, इसे डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने तैयार किया था और इसका मकसद ये है कि कामों को रेगुलर और कॉन्स्टेंटली बेहतर बनाया जाए। इसमें प्लान यानी प्लानिंग बनाएं, गोल्स को सेट करें और इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। डू, फिर जो प्लान्स हमने सेट किए थे इनको प्रोसेस करें। फिर चेक, रिज़ल्ट का जायज़ा लें, परफॉर्मेंस को मेजर करें और ऑडिट करें और इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी इम्प्रूवमेंट करें और सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी को पता चले कि इनके प्रोडक्ट वक्त पर नहीं पहुंच रही तो वो पहले प्लान करेगी कि लॉजिस्टिक का सिस्टम कैसे बेहतर बनाया जाए, फिर इस प्लान पर अमल यानी डू करेगी, फिर बाद में वो चेक करेगी कि ये डिलीवरी का जो वक्त है वो बेहतर हुआ है या नहीं और फिर आखिर में मज़ीद बेहतरी के लिए एक्ट करेगी यानी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट लाएगी।
फिर नंबर 3 है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम कामों को एक कनेक्टेड सिस्टम के तौर पर चलाया जाए, ना कि अलग अलग हिस्सों में। जब तमाम एक्टिविटीज़ आपस में जुड़ी हुई होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर क्वालिटी हासिल करेगी। जैसे कि कामों को ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा करना, हर प्रोसेस में इनपुट और आउटपुट को समझना, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन पैदा करना और कामों को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूस एनालिसिस करना। जैसे मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट में खाने की तैयारी, ऑर्डर लेना, सफाई और कस्टमर की सर्विसेज सब मुख्तलिफ काम हैं, लेकिन अगर ये सब एक साथ और जुड़े हुए अंदाज में किए जाएं तो कस्टमर को बेहतरीन सर्विस मिलेगी और बिज़नेस भी कामयाब होगा। ये तीनों गियर्स एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? एक सवाल है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग ये यकीनी बनाती है कि कोई मसला होने से पहले ही इसकी रोकथाम कर ली जाए। PDCA साइकिल ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के अमल में रखती है। फिर जो प्रोसेस अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ कामों को बेहतर तरीके से जोड़ती है ताकि क्वालिटी बेहतर हो। ISO 9001 की रिक्वायरमेंट्स और टर्मिनोलॉजीज़। ISO 9001 में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है ताकि ये क्लियर किया जा सके कि किसी भी चीज़ पर अमल करना लाजमी है या सिर्फ ये एक रिकमेंडेशन दी जा रही है। तो हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से समझना है ताकि हमें पता चले कि इनका मतलब क्या है। जैसे सबसे पहले शेल। जब ISO 9001 में शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये है कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और इस पर अमल करना ज़रूरी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती तो इसे क्वालिटी के मुताबिक नहीं समझा जाएगा। नंबर 2 है शुड। जब ISO 9001 में शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिकमेंडेशन है, लेकिन इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पर अमल नहीं करती तो भी वो क्वालिटी की वायलेशन नहीं करेगी, लेकिन इस पर अमल करने से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। नंबर 3 है नोट। जब ISO 9001 में नोट इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है कि ये महज एक गाइडेंस या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नोट में दी गई इन्फॉर्मेशन को समझने में मदद मिलती है, लेकिन ये कोई लाजमी डिमांड नहीं होता। फिर नंबर 4 जो टर्मिनोलॉजी है वो है सच एज़। जब ISO 9001 में सच एज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक मिसाल के तौर पर कुछ मेथड या ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन इन पर अमल करना मैंडेटरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स के मुताबिक मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट कर सकती है। फिर ISO 9001 2015 में जो सबसे पहली ऑडिटेबल क्लास है वो है 4.0 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी सब क्लास 4.1 है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। 4.2 है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज, और सब क्लास 4.3 है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और 4.4 है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। तो क्लॉज नंबर 4 में जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है इसको समझने पर जोर दिया गया है, और इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी और इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के मुताबिक हो। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है जो ऑर्गेनाइजेशन पर इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, जैसा कि इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट ट्रेंड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। और इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल प्रोसेस वगैरह। अब आगे चलते हैं, जैसे कि क्लॉज नंबर 5.0 लीडरशिप। तो इस क्लॉज में जो टॉप मैनेजमेंट है उसके बारे में रिकमेंडेशन दी गई हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट और लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप में हमारे पास 3 सब क्लॉसेस हैं, जिसमें 5.1 पर आता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, 5.2 है पॉलिसी, 5.3 है ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी। 4.1 क्लॉज में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन और इफ़ेक्टिवनेस के लिए मुकम्मल कमिटमेंट का मुजाहरा करना चाहिए। इसमें शामिल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ अलाइन करना, कस्टमर फोकस को यकीनी बनाना यानी कस्टमर की ज़रूरियात को समझना और इन पर अमल करना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करना। तो ये सब 5.1 सब क्लास में आता है।
फिर 5.2 में क्वालिटी पॉलिसी है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एक क्वालिटी पॉलिसी जो है वो रिटर्न प्रिपेयर करनी है जो ISO 9001 2015 के जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करती हो। फिर 5.3 जो क्लॉज है उसमें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको इंश्योर करना है टॉप मैनेजमेंट को कि वो क्लियरली डिफाइन की गई हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट हेड हैं, सुपरवाइज़र हैं और जो वर्कर्स हैं उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको पता हो। और ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंश्योर करना है कि QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। फिर क्लॉज नंबर जो 6 है वो है प्लानिंग, और इसकी भी 3 सब क्लासेस हैं जिनमें 6.1 है एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, 6.2 है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, और 6.3 है प्लानिंग ऑफ चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशन को उन पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उस पर नेगेटिव असर या इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ की नीड्स हैं उनके साथ जो रिस्क जुड़े हुए हैं उनसे डील करने और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए एक इफ़ेक्टिव जो प्लानिंग है वो बनाना ज़रूरी है। और 6.2 क्लॉज में ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने हैं या सेट करने हैं जो मेजरेबल हों और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उनके मुताबिक हो। इन ऑब्जेक्टिव को क्लियर, अचीवेबल और ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए होना चाहिए। और इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग बनानी चाहिए जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिसोर्सेज, टाइम लिमिट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के तरीक़ाकार शामिल हों ताकि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव किए जा सकें। और 6.3 क्लॉज में ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चेंज करती है तो इसे प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया जाना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की रुकावट या लॉस से बचा जा सके। और इसमें ये इंक्लूड करना है कि जो चेंजेस हैं उनकी रीज़न क्या है और जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है इन चेंजेस का वो क्या होगा, रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड हैं, और उन इंडिविजुअल को भी आइडेंटिफाई करना है कि जो इन चेंजेस के रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर हमारे पास है क्लॉज नंबर 7, वो है सपोर्ट, और इसकी सब क्लास में है 7.1 रिसोर्सेज, 7.2 कॉम्पिटेंसी, 7.3 अवेयरनेस, 7.4 कम्युनिकेशन, 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसे क्लॉज नंबर 7 में इस बात को इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, जैसा कि मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्पिटेंसी और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। फिर इसकी जो सब क्लास 7.1 है उसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे जिनमें शामिल है मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क एनवायरनमेंट और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट वगैरह। और 7.2 क्लॉज में ये इंश्योर करना कि जो वर्कर हैं उनके पास उनके काम के मुतालिक कॉम्पिटेंसी है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है ताकि वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली कैरी आउट कर सकें। फिर जो सब क्लॉज है 7.3 वो है अवेयरनेस, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो रेलिवेंट एम्प्लॉयज़ हैं जैसे मैनेजर या सुपरवाइज़र वगैरह उन्हें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स और इन्हें अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है उसे इंश्योर किया जा सके। फिर सब क्लॉज 7.4 है कम्युनिकेशन, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसीजन लेना होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे की जाए। जैसे मिसाल के तौर पर किससे कम्युनिकेशन करनी है, जैसे वर्कर्स, सप्लायर्स और कस्टमर वगैरह, और क्या कम्युनिकेशन करनी है जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस और पॉलिसी वगैरह डिस्कस करनी है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये भी डिटरमाइन करना है कि ये कम्युनिकेशन करनी कैसे है, जैसे ईमेल के ज़रिए, मीटिंग्स के ज़रिए और या फिर रिपोर्ट के ज़रिए से ये कम्युनिकेशन करनी है। तो ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन ने लेना है। फिर 7.5 सब क्लास है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड है उसे मेंटेन और कंट्रोल करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में शामिल है जैसे पॉलिसीज़, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट वगैरह। और जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अपडेट करने के प्रोसीजर हैं, तो इन सब डॉक्यूमेंट को अच्छे से मेंटेन और कंट्रोल रखना है।
फिर हमारे पास क्लॉज नंबर 8 है और वो है ऑपरेशन, और ये क्लॉज बाकी सब क्लॉजेज से बड़ी है और इसकी 7 सब क्लॉजेज हैं जैसे आप देख भी सकते हैं। तो ये क्लॉज इस बात को इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रोडक्शन और डिलीवरी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करे ताकि जो कस्टमर है उसकी नीड्स और जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है वो पूरे किए जा सके। इसमें शामिल है ऑपरेशन की प्लानिंग करना, प्रोडक्शन, सर्विस डिलीवरी और एक्सटर्नल रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब शामिल होता है। और इसकी सब क्लॉज 8.1 है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को इस बात को इंश्योर करना है कि तमाम प्रोसेस जो है उनकी प्रॉपर प्लानिंग और इन पर कंट्रोल किया जाए ताकि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। जैसे इसमें शामिल है रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, मॉनिटरिंग करना और इम्प्रूवमेंट के जो प्रोसेस है वो शामिल हैं ताकि जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी नीड्स को पूरा किया जा सके। और इसकी सब क्लॉज 8.2 है रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये क्लॉज कस्टमर की ज़रूरत और लीगल और रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट हैं उनको समझने और इनको एनालाइज से मुतल्लिक है। और ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी होगी ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर और अचीवेबल हैं ताकि किसी भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे बचा जा सके। और सब क्लॉज 8.3 है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करती है तो इसे ये इंश्योर करना होगा कि ये प्रोसेस ऑर्गेनाइज तरीके से हो और क्वालिटी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे किए जाएं। इसमें शामिल है डिज़ाइन फेसेस, रिव्यू, अप्रूवल एंड इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ नेसेसरी चेंजेस। तो ये सब जो हैं ये इस सब क्लॉज में शामिल होते हैं। फिर 8.4 क्लॉज जो है सब क्लॉज वो है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये सब क्लॉज सप्लायर और जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनसे हासिल की जाने वाली जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको कंट्रोल करने से मुतल्लिक है। और ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना होगा कि जो भी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड अशिया यानी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो जो रिक्वायर्ड उनका स्टैंडर्ड और रेगुलेशन है वो उसके मुताबिक हों ताकि जो ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफ़ेक्ट ना हो। फिर 8.5 जो सब क्लॉज है वो है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। तो ये सब क्लॉज इस बात को इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो एक कंट्रोल्ड, ऑर्गेनाइज और स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। इसमें शामिल है प्रोडक्शन स्टेजेस, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी और जो मटेरियल ओन करते हैं सप्लायर या कस्टमर उनकी प्रोडक्शन करना, ये सब जो है ये सब क्लॉज में शामिल होता है। फिर जो 8.6 सब क्लॉज है वो है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये सब क्लॉज इस बात को इंश्योर करती है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करने से पहले मुकम्मल तौर पर चेक की जाए और ये कंफर्म किया जाए कि जो वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड और रेगुलेशन की जो रिक्वायरमेंट हैं उसको पूरा करती हो। फिर सब क्लॉज 8.7 है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्वालिटी रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके तो ऑर्गेनाइजेशन को इसे उसी टाइम आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करना है और उसे कंट्रोल करना है ताकि वो गलती से भी इस्तेमाल या डिलीवर ना हो सके। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को करेक्टिव एक्शन जो है वो उठाने होंगे ताकि ऐसा मसला दोबारा पैदा ना हो। और फिर जो इसकी क्लॉज नंबर 9 है वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये क्लॉज इस बात को इंश्योर बनाती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करे, उसको एनालाइज करे और उसकी वैलिडेशन करे ताकि ये मालूम हो सके कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना इफ़ेक्टिव है और उसमें कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है, यानी कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसमें जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए डाटा जो है उसको इकट्ठा करना है, एक्सटर्नल ऑडिट करना है और मैनेजमेंट रिव्यू लेना शामिल है। और इसकी सब क्लॉज 9.1 है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो इस सब क्लॉज में ऑर्गेनाइजेशन को QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस का कंटिन्यू इवैल्यूएशन करना है ताकि ये पता चल सके कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल हो रहे हैं कि नहीं। इसमें शामिल है मॉनिटरिंग करना, अहम फैक्टर जो हैं उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। फिर हमने स्पेसिफिक पैरामीटर के मुताबिक जो है वो डाटा इकट्ठा करना है और मेजरमेंट करनी है। फिर जो हम डाटा इकट्ठा करेंगे उसको एनालाइज करना है ताकि इम्प्रूवमेंट के लिए डिसीजन जो है वो किए जाएं। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी है
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करना है। और इसकी जो सब क्लॉज 9.2 है वो है इंटरनल ऑडिट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को पीरियोडिकली इंटरनल ऑडिट करना है ताकि ये मालूम किया जा सके कि QMS ISO 9001 जो है वो रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रहा है या नहीं, और QMS इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट और कंटिन्यू रखा जा रहा है कि नहीं। और ये जो इंटरनल ऑडिट है ये इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए और इसके जो रिजल्ट हैं उनको करेक्टिव एक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर इसकी जो सब क्लॉज है 9.3 वो है मैनेजमेंट रिव्यू। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को जो एक मुकर्रर टाइम है उस पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वो बाकायदा एनालिसिस करना है ताकि इंश्योर किया जा सके कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहा है और जो परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे वो पूरे हो रहे हैं कि। और फिर हमने देखना है कि कहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सब जो है वो इस सब क्लॉज में आएगा। फिर क्लॉज नंबर 10 है वो है इम्प्रूवमेंट, और PDCA साइकिल में ये सबसे लास्ट फेस है एक्ट यानी कि इम्प्रूवमेंट। तो इस क्लॉज नंबर 10 में ये बात इंश्योर की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कंटिन्यू इम्प्रूव करे ताकि जो कस्टमर हैं उनकी नीड्स और जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हैं या रेगुलेशन की जो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी की जा सकें। और इस क्लॉज का मकसद ये है कि जो भी मिस्टेक्स हैं उनको कम किया जाए, जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाया जाए यानी कि इंक्रीज़ किया जाए। और इसकी जो सब क्लॉज 10.1 है वो है जनरल यानी कि जनरल इम्प्रूवमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने QMS यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो स्टेप्स लेने होंगे। और ये जो जनरल इम्प्रूवमेंट है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल की जा सकती है, जैसा कि जो कस्टमर हैं उनकी ओपिनियन और फीडबैक जो है उसको एनालाइज करके, और फिर जो एक्सटर्नल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू है उसके जो रिज़ल्ट हैं उनको एनालाइज करके, और फिर जो मार्केट में चेंजेस हैं और जो नई जो नीड्स हैं उनको या इनोवेशन को जो है वो अडॉप्ट करके हम जनरल इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकते हैं। और जो मिस्टेक्स हैं या फिर जो नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको करेक्ट करके भी जो जनरल इम्प्रूवमेंट अचीव की जा सकती है। फिर सब क्लॉज जो है वो 10.2 नॉन कन्फर्मिटी इन करेक्टिव एक्शन। तो जब भी कोई डिफेक्ट, एरर या नॉन स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसी टाइम जो है वो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन जो है वो लेने हैं और ये इंश्योर करना है कि ये जो डिफेक्ट है या नॉन स्टैंडर्ड प्रोसेस या प्रोडक्ट है ये दोबारा ना पैदा हो। जिसमें शामिल है कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके जो इफ़ेक्ट हैं उनको एनालाइज करना, फिर जो कोई भी एरर, डिफेक्ट ये है उसकी जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना, और इसी तरह फ्यूचर में ये नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, एरर या डिफेक्ट के मसले से बचने के लिए जो है वो परमानेंट इनका सोल्यूशन निकालना, यानी कि उनके लिए करेक्टिव एक्शन जो हैं वो इम्प्लीमेंट करना, और फिर लास्ट में जो हम करेक्टिव एक्शन जो इम्प्लीमेंट करेंगे उनकी इफ़ेक्टिवनेस को हमने असेस करना है। तो ये सब जो है इस क्लॉज में आता है। फिर 10.3 जो है वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कंटिन्यू इम्प्रूव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना होगा, जिसमें शामिल है जो नई टेक्नोलॉजीज़ और जो प्रोसेस हैं उनको अडॉप्ट करना, और ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसमें इंक्रीज़ करने के लिए या उसको अच्छा करने के लिए जो प्रोसेस हैं और ऑर्गेनाइजेशन के उसको अपडेट करना, और जो कस्टमर का एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टेप्स लेने हैं। और फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं नई उनको आइडेंटिफाई करना और अडॉप्ट करना, और मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं या जो ट्रेंड्स हैं मार्केट के उन पर एनालाइज करना, जिससे जो है वो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो QMS यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसकी कोशिश होती है कि वो मार्केट में बिज़नेस को लीड करे। अगर आप अपने प्रोसेस और प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये एक फाउंडेशन है ISO 9001 स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होने के लिए। तो ISO 9001 बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिफाइन होंगी, KRA और KPI जो हैं वो आइडेंटिफाई होंगे और वो मॉनिटर होंगे और इन्हें मेजर किया जाएगा, और जो भी गैप एरिया हैं वहाँ करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और ISO 9001 ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको ISO 9001 2015 के बारे में पता चल गया होगा कि इसकी टोटल कितनी क्लॉजेज़ हैं और इसकी कितनी सब क्लॉजेज़ हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।